हेलो एंड वेलकम। होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम पॉपुलेशन इकोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले हम स्पीशीज़ पढ़ेंगे। स्पीशीज़ क्या होती है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, पॉपुलेशन डायनेमिक्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व और एग्री एज स्ट्रक्चर। तो स्पीशीज़ के बारे में जानते हैं। स्पीशीज़ कंप्राइजेज ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। ऐसे क्लोजली रिलेटेड सिमिलर ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग जो इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, जिनमें क्रॉस ब्रीडिंग हो सकती है एंड कैन प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करें जो फर्टाइल होंगे। तो जो ये क्लोजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम स्पीशीज़ कहते हैं। मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ कैन इंटरब्रीड इंश्योरिंग रिप्रोडक्टिव कंपेटिबिलिटी। इनमें रिप्रोडक्टिव कंपेटिबिलिटी होती है, एक दूसरे के साथ ये इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल एक ये है, जैसे हमारे पास जो डोमेस्टिकेटेड काऊ होती है और काउज़ की डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं, जैसे सिंधी है, साहिवाल है, जर्सी है। इसी तरह बफेलोज जो होते हैं, इनकी भी डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं फॉर मिल्क प्रोडक्शन। इनमें सुरती होती है, मुर्रा होता है और जफराबादी होती है। ये सभी एक स्पीशीज़ है और काउज़ की जो भी ब्रीड्स हैं वो अलग स्पीशीज़ है। जब हम काऊ की मेटिंग एक ऑक्स से कराते हैं, वहाँ से कोई भी काऊ हो, कोई भी ब्रीड हो, तो वहाँ पे एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ये प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह बुफेलो को अगर हम एक बुल के साथ मेटिंग कराते हैं, कोई भी बुफेलो किसी भी ब्रीड की जो हो, चाहे सुरती हो, मुर्रा हो, जफराबादी हो, तो जब हम एक बुल के साथ इनकी मेटिंग कराते हैं, इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, तो ये भी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दे देते हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है ऐसा ऑफस्प्रिंग, ऐसा काफ जो बड़ा हो के अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की सलाहियत रखता हो, दैट कैन रिप्रोड्यूस, सो दैट मस्ट बी सेक्चुअली फर्टाइल टू प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड। तो इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास हॉर्स, डंकी और म्यूल की है। हॉर्स जो है ये एक अलग स्पीशीज़ है, डंकी एक अलग स्पीशीज़ है, म्यूल ये अलग स्पीशीज़ है। देखने में तो ये एक जैसे लगते हैं बट दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज़। कभी क्या होता है, जो हॉर्स जो है अगर ये इंटरब्रीड करता है या क्रॉस ब्रीड करता है डंकी के साथ, तो ये ऑफ स्प्रिंग जो इनका कॉफ होता है वो बड़ा होकर म्यूल बनता है। म्यूल जिसको हम खच्चर बोलते हैं, और गधा डोंकी, और इसी तरह हॉर्स जो है ये घोड़ा है। तो जो म्यूल होता है इसमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती, ये सलाहियत नहीं होती कि अपने रेस को आगे बढ़ा सके, ये सेक्चुअली इनफर्टाइल होता है। तो इस तरह म्यूल जो है ये अलग स्पीशीज़ है और हॉर्स अलग स्पीशीज़ है, डंकी अलग स्पीशीज़ है। डंकी और हॉर्स चाहे मेल हो या फीमेल, जब ये क्रॉस ब्रीड करते हैं तो ये म्यूल देते हैं, लेकिन म्यूल जो है ये सेक्चुअली इनफर्टाइल है, इसलिए ये अलग स्पीशीज़ है, ये अलग स्पीशीज़ है और ये अलग स्पीशीज़ है। असल में क्या होता है, जेनेटिकली इनमें डिफरेंस होती है, जो मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कि जो हॉर्सेस होते हैं इनमें क्रोमोसोम नंबर होता है 62। इट मीन्स 31 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो एक इवन नंबर है। इसी तरह जो डंकीज़ होते हैं इनका क्रोमोसोम नंबर होता है 64। इट मीन्स 32 पेयर्स। इसी तरह जो ये म्यूल इनकी क्रॉस ब्रीडिंग से प्रोड्यूस होता है, इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 63। इट मीन्स 31 पेयर्स प्लस 1, तो ये ऑड नंबर है। तो यही एक्चुअली प्रॉब्लम है कि जो ये म्यूल होता है ये सेक्चुअली इनफर्टाइल होता है, इसमें इवन ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये आप जेनेटिक्स में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ डिस्कस करना है कि स्पीशीज़ क्या होता है। यहाँ पे आपको अब अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो गया होगा कि स्पीशीज़ किसको कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे पॉपुलेशन है। अ पॉपुलेशन कंसिस्ट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पेसिफिक स्पीशीज़। ऑल इंडिविजुअल्स आप एक ही स्पीशीज़ के जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे इन ए डिफाइंड एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एट ए गिवन टाइम, तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर एक डिस्ट्रिक्ट है, हम एक डिस्ट्रिक्ट को स्पेसिफिक एरिया लेते हैं, डिफाइंड एरिया लेते हैं, हम इसकी कैलकुलेशन आज करते हैं 2024 में। तो कैलकुलेशन के बाद या सेंसस के बाद पता चलता है कि इसकी पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख है, 1 लाख इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ द सेम स्पीशीज़। हम कहेंगे इस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 1 लाख है एज ऑफ नाउ, इट मीन्स इन 2024। इसी तरह किसी भी एरिया में या किसी भी जगह पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट पॉपुलेशंस हो सकती हैं, बट कंडीशन इज़ कि वो एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करते हों। यहाँ पे है पॉपुलेशन एग्जिबिट जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जो
पॉपुलेशन होती है इनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है एमंग इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है इनमें डिफरेंसेस हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ कलर, इन टर्म्स ऑफ शेप ऑफ देयर बॉडी शेप, या इन टर्म्स ऑफ द टेक्सचर ऑफ देयर स्किन। किसी की स्किन काली हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, किसी की स्किन थोड़ी सी ब्राउन हो सकती है। इसी तरह कर्ली हेयर हो सकता है किसी का सिल्की हेयर हो सकता है, किसी की आइज ब्लू हो सकती है, किसी की ग्रे हो सकती है, किसी की ब्लैक हो सकती है। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी एमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ हो सकता है। इन्फ्लुएंसिंग एडेप्टेबिलिटी, इससे जो ये स्पीशीज़ होती है ये एक्चुअली अपने उस एनवायरनमेंट में, अपने उस इकोसिस्टम में अपने आप को अडॉप्ट कर पाती है। हम आगे भी जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फ्रॉग्स हैं इन अ लैक फॉर्मिंग पॉपुलेशन। अगर एक लैक है, इस लैक में जो जितने भी फ्रॉग्स हैं इनकी पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल इस लैक में 100 फ्रॉग्स है, तो ये इसका मतलब है इस लैक में, इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो पॉपुलेशन है फ्रॉग्स की वो 100 है। डाइवर्सिटी एग्जिस्ट्स विद इन दिस पॉपुलेशन। जो इसमें फ्रॉग्स होंगी, कुछ छोटी होंगी, कुछ बड़ी होंगी, इनमें अलग अलग एडेप्टेबिलिटी होगी, इनमें अलग अलग बिहेवियर होगा, इनका अलग अलग कलर भी हो सकता है, बट इवन देन दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज़। तो ये सेम स्पीशीज़ है, इसलिए इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पॉपुलेशन ऑफ दिस फ्रॉग्स। सो यहाँ पे पॉपुलेशन 100 है। और यहाँ पे वेरिएशंस ऑकर, इनमें वेरिएशन मैंने अभी समझाया आपको, इनमें कौन सी वेरिएशन होती है एट इंडिविजुअल लेवल within this population, and variations occur among different population. For example, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ पे और एक हैबिटेट है जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, जो थोड़ा सा रेगिस्तानी इलाका है, जहाँ पे गर्मी पड़ती है, यहाँ पे हीट ज़्यादा है, यहाँ पे भी फ्रॉग्स हो सकती हैं। और इन फ्रॉग्स में जो डिफरेंस है, हालांकि ये दोनों जो हैं ये भी इसी स्पीशीज़ है, ये भी इसी स्पीशीज़ है, बट वी फाइंड सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस इनमें ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ये जो है दीज आर अडॉप्टेड टू एरिड कंडीशंस एंड दीज आर अडॉप्टेड टू डैम्प कंडीशंस। यहाँ पे किसी डैम्प एरिया में या स्वैम्प एरिया में ये वाली फ्रॉग्स जो हैं ये उसके लिए अडॉप्ट हैं। और इनमें जो स्ट्रक्चरल या कुछ फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकती हैं, वेरिएबिलिटी हो सकती है, इसी को कहते हैं वेरिएशंस ऑकर एमंग डिफरेंट पॉपुलेशन। ये भी पॉपुलेशन है फ्रॉग्स की, ये भी पॉपुलेशन है फ्रॉग्स की। ये एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहती हैं और ये एक एक्वेटिक हैबिटेट में रहती हैं जो प्रिडोमिनेटली एक्वेटिक है। तो इनमें जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं वेरिएशंस एमंग डिफरेंट पॉपुलेशंस। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको पॉपुलेशन हम किस तरह डिफाइन करते हैं और पॉपुलेशन हम किसको कहते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी है। A community comprises all living organism population in an area at a specific time. किसी गिवन टाइम में जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस टाइम पे जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स किसी इकोसिस्टम में होंगे उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी जो है वेरियस स्पीशीज इंटरैक्टिंग इंक्लूड प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप्स, कंपटीशन, सिम्बायोसिस। जो ये डिफरेंट पॉपुलेशंस, डिफरेंट स्पीशीज़ यहाँ पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिश है, यहाँ पे ऑक्टोपस है, यहाँ पे प्रॉन है, यहाँ पे बहुत सारे एक्वेटिक फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ज़ूप्लैंक्टन्स हैं। तो ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं फॉर फूड, फॉर शेल्टर, फॉर स्पेस, फॉर डिफरेंट कंडीशंस। ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूट करती है एक कम्युनिटी। Example, the community in a lake involves frog, fish, worms, showcasing ecological interactions. इनमें ecological interactions होते हैं। यहाँ पे कोई predator है, कोई prey है, symbiotic relationships हैं, competition है for food, for shelter। इसी तरह ये कुछ पैरासाइट्स होंगे हैं, कुछ बैक्टीरिया होंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेन जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और इस तरह क्या करते हैं कि जो ये जेनेटिक, जो इनमें जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है, इससे ये इम्पॉर्टेंट होती है फॉर मेंटेनिंग बैलेंस इन दिस इकोसिस्टम। सो स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम के लिए ये इनमें जो इंटरेक्शन है ये ज़रूरी होता है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम कि पॉपुलेशन डायनेमिक्स जो है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, यहाँ पे हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। पॉपुलेशन डायनेमिक्स एक्सप्लोर्स द साइज एज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशंस, कि पॉपुलेशन का साइज़ है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, यानी इनकी तादाद कितनी है, एज कंपोजिशन, किस एज ग्रुप में कितने हैं, यंग कितने हैं, ओल्ड कितने हैं, और न्यू बॉर्न कितने हैं। ये भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं स्टडी करने के लिए किसी भी इकोसिस्टम को। ठीक है। स्टडी इंक्लूड्स कलेक्टिव ट्रेट्स ऑफ पॉपुलेशन। इनकी ट्रेट्स क्या है, सच एज डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, नेटलिटी यानी बर्थ रेट क्या है, मोर्टेलिटी डेथ रेट क्या है इस पॉपुलेशन की, सेक्स रेशियो, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन, किस एज ग्रुप में कितने हैं। फॉर एग्जांपल यंगर एज ग्रुप में कितने हैं, और जो उससे पहले जो न्यू बॉर्न कितने हैं, और ओल्ड एज में कितने हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, वी कैन
अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन डायनेमिक्स एड्स इन प्रिडिक्टिंग एंड मैनेजिंग इकोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिक चेंजेस। हम इससे मैनेज कर सकते हैं, इसकी स्टडी से, इकोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिक चेंजेस। तो आगे पढ़ते हैं ये सभी जो फैक्टर्स हैं या सभी जो कंपोनेंट्स हैं इसके, या आगे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में कितने इंडिविजुअल्स रहते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। नंबर, एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया में किसी एक स्पेसिफिक एरिया में और किसी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में, फॉर एग्जांपल एक वेल है या कोई और इकोसिस्टम है, इम्पैक्टेड बाय फूड अवेलेबिलिटी एंड क्लाइमेट। ये जो डेंसिटी होती है ये डिपेंड करती है फूड अवेलेबिलिटी पे, क्लाइमेट पे, या हम कहेंगे कि जो भी फैक्टर्स हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल फैक्टर्स जो हैं किसी भी इकोसिस्टम में, उन पे डिपेंड करती है ये डेंसिटी। जहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस होती है वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी पॉपुलेशन की, जहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तो वहाँ पे डेंसिटी कम होगी, चाहे वो फूड हो, चाहे लाइट हो, चाहे क्लाइमेट हो। ये सब फैक्टर्स होते हैं जो डेंसिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो हम अब मेजर करते हैं। मेजरमेंट कैन बी इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स, बायोमास, वेट। हम इन टर्म्स ऑफ नंबर भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, बायोमास पर यूनिट एरिया, वेट पर यूनिट एरिया। फॉर एग्जांपल वेट की बात करते हैं, हम कहेंगे 10 किलोग्राम्स ऑफ फिश पर यूनिट पर स्क्वायर किलोमीटर और पर मीटर। तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं चलो हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्रूड डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी पर यूनिट टोटल स्पेस। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक फॉरेस्ट एरिया है, इसका एरिया जो है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर्स है, और 100 स्क्वायर किलोमीटर्स में जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पे 500 फॉर एग्जांपल रैबिट्स रहते हैं, तो जब हम इसकी डेंसिटी निकालते हैं इस पूरे एरिया की 100 स्क्वायर किलोमीटर की, तो हम कैलकुलेट करके लिखते हैं कि यहाँ पे 5 रैबिट्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो 5 रैबिट्स पर स्क्वायर किलोमीटर इस एरिया की, इस इकोसिस्टम की डेंसिटी है। सॉरी, एरिया की नहीं बल्कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी, इट मीन्स द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ रैबिट्स in this particular area, it is 5 rabbits per square kilometer. It means 10 rabbits per 2 square kilometer. तो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। इसको हम कहते हैं क्रूड डेंसिटी, डेंसिटी पर यूनिट टोटल स्पेस, कंसिडरिंग द एंटायर रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो उनका स्पेटल अरेंजमेंट कैसा भी हो, डेमोग्राफिकली वो कहाँ कहाँ पे होंगे, लेकिन टोटल इस एरिया में 100 स्क्वायर किलोमीटर में कितने ऑर्गेनिज्म्स हैं, इनको जब हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं क्रूड डेंसिटी। ठीक है। तो दूसरा होता है इकोलॉजिकल डेंसिटी। इकोलॉजिकल डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी पर यूनिट हैबिटेट, डेंसिटी पर यूनिट हैबिटेट स्पेस फोकसिंग ऑन द पोर्शन कॉलोनाइज्ड बाय द स्पीशीज। तो यहाँ पे मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं इस एरिया में। फॉर एग्जांपल जो हमने यहाँ पे 100 किलोमीटर का एरिया, यहाँ पे जो कंडीशंस फेवरेबल हैं इस रैबिट के लिए या क्रोकोडाइल के लिए या और कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, फॉर एग्जांपल वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, ये 40 किलोमीटर एरिया है जहाँ पे ये इनहेबिटेड है। तो डेंसिटी पर यूनिट हैबिटेट फोकसिंग ऑन द पोर्शन कॉलोनाइज्ड बाय द स्पीशीज। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 40 स्क्वायर किलोमीटर, ये टोटल 100 स्क्वायर किलोमीटर है, इसमें से 40 स्क्वायर किलोमीटर्स आर ऑक्यूपाइड और इनहेबिटेड बाय द रैबिट्स, तो हम कहेंगे यहाँ पे 40 किलोमीटर में 500 रैबिट्स हैं। तो इसकी जो जब हम ये एवरेज निकालेंगे या डेंसिटी निकालेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 500 रैबिट्स पर 40 किलोमीटर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इट मीन्स 12.5 रैबिट्स पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में 12.5 रैबिट्स इनहेबिट करते हैं या रहते हैं। तो ये होगी इकोलॉजिकल डेंसिटी। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। Population distribution describes how individuals are spread throughout their habitat. इंडिविजुअल्स जो रहते हैं वो उस हैबिटेट में उनका स्पेटल पैटर्न क्या है, रिवीलिंग स्पेशियल पैटर्न्स विद इन ए पॉपुलेशन। स्पेशल पैटर्न मीन्स कि वो क्लम्प्ड रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। किस तरह रहते हैं? बिकॉज डिफरेंट पॉपुलेशन जो होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़, उनकी जो पॉपुलेशन होती है कहीं पे रैंडम होती है, कहीं पे यूनिफॉर्म होती है, कहीं पे क्लम्प्ड होती है। तो इंडिविजुअल्स ऑफ इस पॉपुलेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन ऑफ द 3 बेसिक पैटर्न्स, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम और क्लम्प्ड। ये हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल्स आर इक्वली स्पेस्ड। जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये इक्वली स्पेस्ड होते हैं
For example, sage plants exhibiting negative allelopathy, maintaining uniform distances. अगर कोई एक ऐसा इकोसिस्टम है, कोई एक ऐसा एनवायरनमेंट है, कोई एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म्स मीन्स कोई भी और चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, तो सेज प्लांट की एक एग्जांपल है। सेज प्लांट एक ऐसा प्लांट है विच एक्सिबिट्स नेगेटिव एलिलोपैथी। नेगेटिव एलिलोपैथी मीन्स ये मैं बताऊंगा आपको कि ये एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करता है सेज प्लांट जिसका नाम है सेल्विनोरिन। हाँ याद रखना, सेल्विनोरिन। सेल्विनोरिन एक ऐसा केमिकल है जो इनहेबिट करता है ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट्स इन इट्स विसिनिटी। 5 मीटर तक या 6 मीटर तक इसके केमिकल की इफेक्ट की वजह से जो ये रिलीज करता है, इसके लीव्स, इसका ट्रंक, तो यहाँ पे कोई और प्लांट ग्रो ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह ये प्लांट्स जो हैं ये मतलब इक्वली स्पेस्ड होते हैं। ठीक है, तो या हम दूसरी एक एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं कि जो ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ इन ए वेल मैनेज्ड ऑर्चर्ड। अगर कोई वेल मैनेज्ड ऑर्चर्ड होता है, चाहे एप्पल का ऑर्चर्ड हो चाहे मैंगोज़ का हो, तो वहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो उनको इक्वली स्पेस करते हैं। तो उस टाइप की हैबिटेशन को, उस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन को, जो इंडिविजुअल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एट इक्वल डिस्टेंसेस, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है इससे एक्चुअली जो सनलाइट वगैरह होती है या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स होती है वो इक्वली अवेलेबल होती है हर एक प्लांट के लिए या हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए। तो अब दूसरा है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल्स आर स्पेस्ड एट अनप्रिडिक्टेबल डिस्टेंसेस। तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे विंड स्प्रेड सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक डेंडलियन। डेंडलियन जो होता है ये एक ऐसा मतलब हर्ब है, इसकी जो सीड्स होते हैं वो हवा से बिखर जाते हैं दूर दूर, कोई एक जगह दूसरी जगह। तो इस तरह, या कहीं पे और एक इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं किसी मीडो में, तो वो दूर दूर होते हैं, एक ही जगह नहीं होते, उनमें कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, और आगे चलते हैं, यहाँ पे और एक है क्लम्पर डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल्स आर ग्रुप टुगेदर, एक ही जगह रहते हैं, ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकलाइज्ड फेवरेबल, जहाँ पे उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं उस एरिया में, तो वहाँ पे वो कॉलोनाइज करते हैं, एक ही जगह रहते हैं। एग्जांपल क्लम्पर डिस्पर्शन इन ओक ट्रीज। ओक ट्रीज जो है इनके जो एक्चुअली सीड्स होते हैं वो एक ही जगह भारी होते हैं, एक ही जगह गिर जाते हैं और वहीं पे ओक के प्लांट्स उग आते हैं। तो इस तरह इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो किसी एक एरिया में बहुत ज़्यादा होती है। और सोशल एनिमल्स लाइक स्कूल्स ऑफ, स्कूल्स मीन्स ग्रुप्स ऑफ फिश, फिश के जो ग्रुप्स होते हैं उनको स्कूल कहते हैं। तो जहाँ पे इनके रिसोर्सेज वगैरह उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है तो वो फिशेस वहाँ पे रहते हैं। फॉर एग्जांपल और एक रिलेवेंट एग्जांपल है, जैसे एंट्स होते हैं, तो ये एक ही जगह रहते हैं, इनका जो सोशल बिहेवियर होता है उसकी वजह से एंट्स, या जो बीज होती हैं अगर हम उनको देखेंगे उनकी पॉपुलेशन वो भी एक ही जगह होती है जहाँ पे उनको पूरी फैसिलिटी होती है, या वहाँ पे उनको फूड मिलता है, या उनका शेल्टर सही होता है, तो वहाँ पे वो होती है। तो इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं क्लम्पर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे रिलेवेंस इंडिकेट्स हैबिटेट हिटेरोजेनिसिटी। हैबिटेट हिटेरोजेनिसिटी मीन्स जो हैबिटेट्स होते हैं ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, हिटेरोजेनिसिटी इनमें होती है। या सोशल बिहेवियर और एक है, जिस तरह हमने फिश में देखा, एंट्स में देखा, बीज में देखा। इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको इन्फ्लुएंस करता है, या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है सोशल बिहेवियर्स पे, या हिटेरोजेनिसिटी ऑफ हैबिटेट, तो हैबिटेट पे डिपेंड करता है, इसमें जो कंडीशंस होती है उस पर डिपेंड करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है। Population growth refers to the patterns describing how number of individuals in a given population changes over time. टाइम के साथ साथ कोई पॉपुलेशन, उसकी ग्रोथ कितनी होती है, उसमें इंडिविजुअल्स कितने ऐड होते हैं या कम हो जाते हैं, उसी को कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये डिटरमाइन हो जाती है इन एक दो फैक्टर से। एक होती है नेटेलिटी, इट रेफर्स टू द एडिशन ऑफ इंडिविजुअल्स थ्रू रिप्रोडक्शन। ठीक है, जितने भी इंडिविजुअल्स नए इसमें ऐड हो जाएंगे तो इसको कहते हैं नेटेलिटी। ऑफन मेजर्ड एज द बर्थ रेट इन ह्यूमन पॉपुलेशन में हम इसको कहते हैं बर्थ रेट। या कोई भी पॉपुलेशन हो तो उनमें बर्थ रेट मीन्स कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर बीइंग ऐड इनटू द पॉपुलेशन बाय रिप्रोडक्शन। और दूसरा जो ये नेटेलिटी होती है, नेटेलिटी मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एडेड टू द पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम। कितने टाइम में, फॉर एग्जांपल एक साल में किसी एक पॉपुलेशन में 100 नए इंडिविजुअल्स ऐड होते हैं, यानी रिप्रोड्यूस होते हैं, तो उसको कहते हैं नेटल। अब नेटेलिटी जो है इसको हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक होती है थ्योरेटिकल मैक्सिमम अंडर आइडियल कंडीशंस विदाउट इकोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर्स। ऐसी नेटेलिटी जिसमें बर्थ
जो नए ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, नए नए इंडिविजुअल जो ऐड हो जाते हैं, लेकिन उन पे कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता, यानी कोई चेकिंग फैक्टर नहीं होता, कोई बैलेंसिंग फैक्टर नहीं होता। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब डिजीज़ अगर होगी तो वो मर जाएंगे, डिजीज़ भी नहीं होते, वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और आइडियल कंडीशंस होती हैं, और इस कंडीशन में जो नेटेलिटी होती है उसको मैक्सिमम नेटेलिटी, वहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे डेथ हो सके, जिससे नेटेलिटी की रेट कम हो सके, तो उसको कहते हैं, ऐसी कंडीशंस को हम कहते हैं, जब हम नेटेलिटी को कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं मैक्सिमम नेटेलिटी। दूसरी होती है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल नेटेलिटी जो होती है ये वो वाली नेटेलिटी होती है, पॉपुलेशन इंक्रीज अंडर एक्चुअल एग्जिस्टिंग, जो नेचुरल कंडीशंस होती हैं, नेचुरल कंडीशंस यानी जो रियल वर्ल्ड सिनारियो होता है, एक्चुअल कंडीशंस जो होते हैं जिसमें डिजीज़ भी होती है, बाकी लिमिटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल। पॉपुलेशन इंक्रीज अंडर एक्चुअल एग्जिस्टिंग कंडीशंस आर नोन एज आल्सो नोन एज, इसको फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। तो इकोलॉजिकल फर्टिलिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं उसमें कंसिडर किया जाता है कि जो भी लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे डिजीज़ है, ड्राफ्ट है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, प्रेडिएशन है, बाकी सब चीज़ें जब इस पे इफेक्ट जो बच जाते हैं वहाँ पे, उसको कहते हैं इकोलॉजिकल नेटेलिटी, यानी अंडर नेचुरल कंडीशंस, अंडर नेचुरल सर्कमस्टेंसेस, या हम जिसको हम कहते हैं अंडर रियल वर्ल्ड सिनारियो, जो भी नेटेलिटी होगी, जो भी बर्थ होगी, जो भी पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, उसको कहते हैं इकोलॉजिकल नेटेलिटी। आगे बढ़ते हैं, मोटेलिटी क्या होती है। मोटेलिटी भी हम इसी तरह डिस्क्राइब करते हैं। मोटेलिटी इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स पर ईयर कितने डेथ्स होते हैं किसी भी पॉपुलेशन में, एक्सप्रेस्ड एज द डेथ रेट इन ह्यूमन पॉपुलेशन। जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन में देखते हैं उसको हम कहते हैं डेथ रेट। इट मीन्स द नंबर ऑफ डेथ्स पर ईयर। रिकॉग्नाइजिंग मोटेलिटी टाइप्स हेल्प्स इन एसेसिंग पॉपुलेशन हेल्थ। तो जब हम इसको एसेस करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं मोटेलिटी को, तो अगर ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन हेल्थ के बारे में हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन की हालत क्या है, क्या इनको कोई ऐसा लिमिटिंग फैक्टर है, डिजीज़ है, प्रेडिएशन है, या बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है या डेथ रेट बढ़ रहा है। अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एंड प्लानिंग कंजर्वेशन, इससे हमें पता चलता है कि हम किस तरह एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किसी तरह हम प्लानिंग कर सकते हैं फॉर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़, कि हम किस तरह इन लिमिट्स को, इन फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मोटेलिटी। अब मोटेलिटी को भी हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक होती है मिनिमम मोटेलिटी, दूसरा होता है इकोलॉजिकल मोटेलिटी। थ्योरेटिकल मिनिमम लॉस अंडर आइडियल और नॉन लिमिटिंग फैक्टर्स, जो नेचुरली डेथ्स होती हों बिकॉज ऑफ एज, ठीक है, नेचुरल डेथ यहाँ पे सिर्फ एज आती है, बाकी कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं, जैसे डिजीज़, जैसे स्टारवेशन, जैसे ड्राफ्ट, जैसे बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो मोटेलिटी ला सकते हैं या जिनसे मोटेलिटी हो सकती है, उन तमाम फैक्टर्स को एक्सक्लूड करके जो नेचुरल सर्कमस्टेंस में रियल वर्ल्ड सिनारियो जिसको हम बोलते हैं, सॉरी नॉट रियल वर्ल्ड सिनारियो, बल्कि जो नेचुरल जो बाकी फैसिलिटीज सब अवेलेबल होंगी, कोई डिजीज़ नहीं, कोई प्रेडेशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, तमाम चीज़ों को एक्सक्लूड करके जो नेचुरली डेथ होगी ड्यू टू एज ओनली, तो उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल मिनिमम लॉस अंडर आइडियल नॉन लिमिटिंग कंडीशंस, यानी कोई लिमिटिंग कंडीशन नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई प्रेडेशन नहीं है, तो उसको हम कहते हैं मिनिमम मोटेलिटी। उस सूरत में जो मोटेलिटी होती है वो नंबर ऑफ डेथ्स होती हैं, उसको हम कहते हैं मिनिमम मोटेलिटी। इकोलॉजिकल मोटेलिटी, एक्चुअल लॉस अंडर गिवन एनवायरमेंटल कंडीशंस, जो गिवन एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, जैसे डिजीज़ होती है, फैक्टर्स लाइक प्रेडेशन, डिजीज़, इकोलॉजिकल डायनेमिक्स, ये सब चीज़ें, इसकी वजह से जो मोटेलिटी होती है उसको कहते हैं इकोलॉजिकल मोटेलिटी। सो इकोलॉजिकल मोटेलिटी इज़ द मोटेलिटी अंडर इकोलॉजिकल कंडीशंस अंडर environmental conditions including all limiting factors। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न्स के बारे में। पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न्स क्या होते हैं? डिस्क्राइब्स चेंज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन ओवर टाइम। पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन ओवर टाइम जो चेंज होते, चाहे डेथ्स होंगी, चाहे बर्थ होगी, तो डेथ और बर्थ रेट को कंसिडर करते हुए पॉपुलेशन किस तरह इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उसी को कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न। ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ एंड डेथ रेट्स आर द फंडामेंटल डिटर्मिनेंट्स। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मीन्स कंटिन्यूस बर्थ रेट अनरिस्ट्रिक्टेड बाय लिमिटिंग फैक्टर, जिसमें कोई लिमिटिंग फैक्टर ना हो, कोई डिजीज़ नहीं है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे ग्रोथ रुक सके, या फूड या डिजीज़, जैसे
इसकी एक एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रब करूँगा। इसकी एग्जांपल है जैसे बैक्टीरियल पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर कहीं आइडियल कंडीशन किसी लेबोरेटरी में हम बैक्टीरिया को कल्टीवेट कर रहे हैं, उनको ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, बल्कि हम यहाँ से उनको तमाम आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, उनको फूड, उनको लाइट, उनको हीट, तमाम मॉइस्चर वगैरह जो उनको चाहिए वो दे देते हैं। तो इस सूरत में जो ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जब हम इसकी कर्व बनाते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज यहाँ पे हैं, यहाँ पे कोई रिसोर्स की कमी नहीं है, एग्जिबिट्स जे शेप्ड कर्व, यहाँ पे जे शेप्ड कर्व बनते मैं भी समझाऊंगा। कंटिन्यूस एंड रेपिड पॉपुलेशन इंक्रीज, यहाँ पे कंटिन्यूस और रेपिड पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। नेचुरल सर्कमस्टांसिस में, कंडीशंस में ये ग्रोथ नहीं होती है, बल्कि लेबोरेटरी कंडीशन में ऐसी ग्रोथ हो सकती है, जैसे बैक्टीरियल पॉपुलेशन, या अगर हम हमारे पास कोई भी चीज़ हम कल्टिवेट कर रहे होंगे फॉर सम पर्पस, तो वहाँ पे हो सकती है। ये ग्रोथ क्या होती है, जे शेप्ड मीन्स यहाँ पे टाइम के साथ साथ, ये यहाँ से टाइम दिया गया है, जो पॉपुलेशन होती है वो इंक्रीज होती है। पहले ये ऐसे थी, फिर एक्सपोनेंशियली, पहले 2, 2 के 4, 4 के 8, सो मल्टीप्लाई हो जाती है ये टाइम के साथ साथ ही मल्टीप्लाई होती है। और यहाँ पे ऊपर से कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, तो ये एक जे शेप्ड कर्व बनाती है। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे है लॉजिस्टिक ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सपेंशन डिक्रीजेज विथ लिमिटेड सोर्सेज। ऐसी पॉपुलेशन ग्रोथ जिसमें सामने लिमिटेड फैक्टर्स हो, लिमिटेड रिसोर्सेज हों। अप्रोचेस, जैसे ही पॉपुलेशन एक कैरिंग कैपेसिटी मीन्स किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी इकोसिस्टम में जो कैपेसिटी होती है किसी पॉपुलेशन को होल्ड करने की। फॉर एग्जांपल, मैं सिंपल एग्जांपल दे दूंगा। अगर हमारे पास एक फ़िश पॉन्ड है, इसमें पानी है, सिर्फ हम पानी को एक फैक्टर ले लेते हैं, यहाँ पे 10 गैलन का पानी है, और हमने इसमें 2 क्विंटल की फिशेस, मतलब वो उनकी रेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन ये पानी इनके लिए सफिशेंट है। जैसे फिशेस की तादाद बढ़ती जाएगी तो पानी इनके लिए कम पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें कैपेसिटी ही इतनी है, इसमें कैपेसिटी ही इतनी ही है कि ये इतने नंबर ऑफ फिशेस को एकोमोडेट कर सके। तो जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो एक लिमिटिंग फैक्टर आता है पानी का, इसी तरह फूड का, इसी तरह बाकी कंडीशंस का। सो पॉपुलेशन ग्रोथ इन ए क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। अगर कोई क्लोज्ड सिस्टम होगा जहाँ हमारे पास फूड लिमिटेड होगा, जहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, तो वो वाली ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड रहती है, इसकी एक कैपेसिटी रहती है, उसके आगे वो पॉपुलेशन नहीं बढ़ती। फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन ग्रोथ इन ए क्लोज्ड सिस्टम, लॉजिस्टिक ग्रोथ करो, एग्जिबिट्स एंड एस शेप्ड करो, पॉपुलेशन एक्सपेंशन स्लोज एज रिसोर्सेज बिकम स्कैर्स। जैसे ही रिसोर्सेज का मतलब मैं फिर बताऊँगा, जैसे फूड है, लाइट है, जो भी फैक्टर्स, जो भी कंडीशंस किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, उनको हम कहते हैं रिसोर्सेज। यहाँ पे रीचेस ए स्टेबल कैरिंग कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दिखाया गया है कि अर्ली ग्रोथ जो होती है यहाँ पे टाइम के साथ साथ ये पहले क्विकली ग्रो होती है, क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल थे। जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती गई तो रिसोर्सेज कम होते गए, एक पॉइंट आ गया जहाँ पे मैक्सिमम पे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ बिफोर इट बिगिनस टू स्लो। और फिर आगे जाके ये रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, और जो ये इन्वायरमेंट है, जो ये इकोसिस्टम है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी इतनी ही होती है, और यहाँ से ये वाली शेप जो बन जाती है इसको हम कहते हैं एस शेप्ड कर्व, ठीक है। ये एस शेप्ड कर्व जो है, ये इसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ठीक है। एग्जिबिट्स एंड एस शेप्ड कर्व, पॉपुलेशन एक्सपेंशन स्लोज एज रिसोर्सेज बिकम रीच ए स्टेबल कैरिंग कैपेसिटी। और यहाँ पे ये पॉपुलेशन रेगुलेट होती है, चेक होती है, यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियली आगे ग्रो नहीं कर पाती है। अंडरस्टैंडिंग दीज ग्रोथ पैटर्न्स, इन ग्रोथ चाहे एक्सपोनेंशियल हो या लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न हो, किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी इकोसिस्टम में, एड्स इन प्रिडिक्टिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स। हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन डायनेमिक्स क्या है, यानी डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, एज स्ट्रक्चर क्या है, एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। इस तरह हम उस इकोसिस्टम में जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे हम रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं, हमें कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है और कितनी। फॉर एग्जांपल, अभी हमने फिश पॉन्ड की बात की थी, हमें पता चलता है कि यहाँ पे अब हमें कितना फूड चाहिए, कितनी लाइट चाहिए, कितना पानी चाहिए, और हमारी प्रोडक्शन क्या होगी, तो हम इस तरह ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे फैक्टर्स रेगुलेटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, ये बिल्कुल सिंपल है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, चेक करते हैं। लिमिटिंग फैक्टर्स इन एन इकोसिस्टम इम्पैक्ट एनिमल एंड प्लांट पॉपुलेशन। जो लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं, मैंने भी बताया, लाइट होती है, फूड होता है, बाकी जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं। जितने वो होंगे उसी हिसाब से पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी। की फैक्टर्स इंक्लूड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर, स्पेस, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासाइटिज्म एंड डिजीजेस। दीज आर कैटेगराइज्ड एज, देखो कुछ
क्या होते हैं, एक कैटेगरी है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर, दूसरा है डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स वो वाले फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी पॉपुलेशन को चेक करते हैं, पर डिपेंड करता है वो पॉपुलेशन की डेंसिटी पर। जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही देखो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा, जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी प्रीडेशन ज़्यादा होगा, जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी पैरासाइट्स ज़्यादा होंगे, उतनी ही ज़्यादा डिजीज़ होंगी। ठीक है, जिस तरह कोविड-19 के दौरान आपने देखा होगा, जितना मतलब जितनी ज़्यादा कहीं पे भीड़ होती थी उतनी ज़्यादा बीमारियां फैलती थी। सो ये डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। इसी तरह इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन को चेक करते हैं, रेगुलेट करते हैं, मेंटेन रखते हैं, वो होते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स, ड्राफ्ट्स, फ्लड्स, फायर्स। ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं, उसकी ग्रोथ को चेक करते हैं। ये नेचुरल फैक्टर्स हैं, लेकिन ये हमेशा इसको यहाँ पे सिर्फ एक क्लाइमेट है। अगर क्लाइमेट फेवरेबल होगा तो ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्लाइमेट अनफेवरेबल होगा तो ग्रोथ पॉपुलेशन की कम होगी इन टर्म्स ऑफ बायोमास, इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो इस तरह ये कंप्लीट हुआ फैक्टर्स इफेक्टिंग। अब हम पढ़ेंगे एज स्ट्रक्चर। The composition of a population in terms of proportions of individuals of different ages। किसी भी population में different age groups में कितने organisms हैं, कितनी population है, कितने number of organisms हैं, describes the age structure of a population। For example 12 years से नीचे कितने पीपल हैं किसी एरिया में, 12 ईयर्स से 20 ईयर्स तक कितने हैं, 20 ईयर्स से 30 ईयर्स तक कितने हैं, मेल्स फीमेल्स। ठीक है, इसमें एक साइड से मेल्स आता है, दूसरी साइड से फीमेल्स आता है। तो इसकी जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको हम कहते हैं एज स्ट्रक्चर या एज पायरामिड उनको बोलते हैं। पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर सिग्निफाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स अक्रॉस वेरियस एज ग्रुप्स विद पॉपुलेशन। यानी किस एज ग्रुप में कितने इंडिविजुअल हैं किसी भी पॉपुलेशन में, उसको हम कहते हैं एज स्ट्रक्चर। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पायरामिड्स, इसके लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन पायरामिड्स। देखो पहला जो आता है स्टेशनरी पायरामिड। स्टेशनरी का मतलब जो बिल्कुल सीधा हो, नीचे भी उतना ही ऊपर भी, जो कि पायरामिड्स शेप्स हैं, ये वाला और इसमें ये पायरामिड्स हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा जो पायरामिडल शेप है तो इस लिहाज से इनको कहते हैं एज पायरामिड्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है स्टेशनरी पायरामिड। ये वाला पायरामिड है, ये वाला स्टेशनरी मीन्स ये वाला कि ये जितना ये नीचे चौड़ा है इतना लगभग ऊपर भी चौड़ा है। सो इक्विलिब्रियम बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स। यहाँ पे जितनी बर्थ रेट है, जितनी बर्थ से उसी हिसाब से डेथ रेट भी मोर और लेस हो रही है। ठीक है, जो ये स्टेशनरी पायरामिड्स होते हैं इनमें ये डिपिक्ट करते हैं स्टेबल पॉपुलेशन ओवर टाइम। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि जो कंट्रीज़ जिनमें एडवांस्ड हेल्थ केयर होगा, जिनमें एडवांस्ड हेल्थ केयर एजुकेशन सिस्टम होगा, यहाँ पे क्या होता है कि जो बर्थ रेट्स और जो डेथ रेट्स होते हैं वो रिलेटिवली लो होते हैं। इस स्टेशनरी पायरामिड में बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स जो है ये लो होते हैं। ये ऐसी कंट्रीज़ में ऐसा पायरामिड देखने को मिलता है जो ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, जिनमें बहुत अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है, एजुकेशन का सिस्टम है। और ऐसी कंट्रीज़ में जैसे जापान जो है या यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे दिखाया गया है, इन कंट्रीज़ में ऐसे पायरामिड्स देखने को मिलते हैं। इक्विलिब्रियम बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स, स्टेबिलिटी ओवर टाइम और रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड पॉपुलेशन। यहाँ पे एक बैलेंस्ड पॉपुलेशन है, तो हर एक एज ग्रुप में बराबर की पॉपुलेशन है। डेथ रेट और जो बर्थ रेट है इनमें एक क्या है कि इनमें ये एक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो हाँ, और एक बात है, इनमें फैमिली प्लानिंग के साथ साथ मतलब अच्छी ये एक इंडिकेटर होता है। इनमें एक वेल प्लान्ड फैमिली क्या कहते हैं उसको, हाँ, फैमिली प्लानिंग का एक अच्छा सिस्टम है, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है, अच्छी एजुकेशन है, और इकोनॉमिकली भी ये वेल ऑफ नेशंस होते हैं जिनमें ऐसा पायरामिड देखने को मिलता है। अब दूसरा पढ़ते हैं हम। दूसरा जो है यहाँ पे एक्सपेंसिव पायरामिड। एक्सपेंसिव मीन्स ऐसा पायरामिड जिसका ब्रॉड बेस होगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रॉड बेस है, देखो इस पायरामिड में ये वाला जिसका ब्रॉड बेस होगा और इसका टॉप जो है ये नैरो होता है। इट एक्चुअली इंडिकेट्स हाई फर्टिलिटी रेट। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी इसका बेस, ये हाई फर्टिलिटी रेट, ब्रॉड बेस, नैरो टॉप, हाई फर्टिलिटी रेट, यूथफुल पॉपुलेशन। इसकी यूथफुल पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा होती है, ठीक होती है। प्रीडोमिनेंट इन डेवलपिंग नेशंस, जैसे यहाँ पे नाइजीरिया का दिखाया गया है। डेवलपिंग नेशंस में इस तरह का पैरामिड देखने को मिलता है। सजेस्ट्स पोटेंशियल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पे जो बेस होती है इसमें बहुत ज़्यादा जो कि बर्थ रेट होती है, इनमें पोटेंशियल होता है फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन सजेस्ट्स पोटेंशियल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छी तरह हो सकती है।
हाँ, और एक यहाँ पे हम देखेंगे ये है कंस्ट्रक्टिव पिरामिड जो है नैरो बेस, इसकी बेस नैरो होती है, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंस्ट्रक्टिव। स्मॉलर यंगर एज कोहॉर्ट्स, यहाँ पे जो यंगर एज में आते हैं, यंगर एज ग्रुप की बहुत कम, यहाँ पे यंगर एज ग्रुप के रिफ्लेक्ट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिकेट्स एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन होती है, हेल्थ केयर होता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि जर्मनी में ऐसी है, मतलब ऐसा जब वहाँ पे ग्रोथ पैरामिड्स मतलब कैलकुलेट किए गए, या वहाँ पे जो ग्रोथ ऑब्जर्व की गई, वहाँ पे ऐसा सिस्टम दिखाया गया कि यहाँ पे नैरो बेस होती है, यहाँ पे जो इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स लोअर बर्थ रेट एंड एजिंग पीपल। देखो एजिंग पीपल जो है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे एजिंग पीपल भी बहुत कम है, यानी स्मॉलर यंगर एज होता है। और यहाँ पे क्या है, वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, और क्वालिटी सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम है यहाँ पर। ये वाली जो पिरामिड्स हैं, इस तरह के पिरामिड्स जिस तरह जर्मनी में है, इसी तरह स्वीडन में भी ऐसे ही, मतलब जहाँ पे अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं और फैमिली प्लानिंग है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ केयर की, वो वहाँ पे अवेलेबल है। हाईली एजुकेटेड एंड वेल डेवलप्ड हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये स्वीडन, या जिसको हम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जर्मनी, इनमें इस तरह के पैरामिड्स देखने को मिलते हैं जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ऐसे पैरामिड्स पॉपुलेशन ग्रोथ के सिलसिले में या बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Significance of age structure, economic development, analyzing the correlation between population dynamics and economic growth। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज एज स्ट्रक्चर जो डेटा है, जब हम इसको कलेक्ट करते हैं, इसे हम एनालाइज कर सकते हैं। कोरिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन डायनेमिक्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में जो कोरिलेशन है, यानी अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इकोनॉमी कैसी होगी, पॉपुलेशन कम होगी तो इकोनॉमी कैसी होगी, यंग एज ग्रुप में पीपल होंगे तो उस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होगी। इस तरह पॉलिसी प्लानिंग, इन्फॉर्मिंग पॉलिसी मेकर्स अबाउट टारगेट स्ट्रेटजीज फॉर हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विस कैसी हैं, एजुकेशन कैसा है, हेल्थ केयर क्या है, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे मतलब इस एज स्ट्रक्चर से एनालाइज कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बेसिक कंसेप्ट इसका क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड।